नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 300 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं और 8 मरीजों की इलाज के दौरान कोरोना से मौत हो गई। इसी बीच अब तक मिले कुल संक्रमितों का आंकड़ा 74,340 तक पहुंच गया है, जबकि इसमें 67,475 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 11,400 की रिपोर्ट आई है, जबकि 13,844 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस बीच उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,222 है। बीते 24 घंटे में 278 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। इनको मिलाकर अब तक 67,475 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,970 मरीजों का इलाज अब भी चल रहा है। तो बीते 24 घंटे की बात करें तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 146 कोरोना मरीज मिले, जबकि अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 2, चमोली में 21, चंपावत में 10, हरिद्वार में 49, नैनीताल में 6, पौड़ी गढ़वाल में 57, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 9, टिहरी में 24, यूएस नगर में 33 और उत्तरकाशी जिले में 18 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 90.77%, जबकि संक्रमण दर 5.60% है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में कुल 9 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अंदाजा लगाइए कि देवभूमि में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि में कोरोना का काल दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 8 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से राज्य में अब तक 1,222 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कुल कोरोना केस का आंकड़ा 74,000 के पार है। तो अब तक कोरोना के 67,475 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अभी भी कोरोना के 4,970 एक्टिव केसेस हैं। देहरादून में 24 घंटे में 146 कोरोना संक्रमित केस मिले। वहीं राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 90.77% है। प्रदेश में संक्रमण की दर 5.60% तक पहुंची है। राज्य में कुल 9 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि इस कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, बेवजह सड़कों पर ना निकलें, बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर होने वाले स्नान पर हर की पौड़ी सहित कई घाटों पर स्नान पर ज्यादा तादाद में लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया। वहीं फैसले के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सिर्फ स्थानीय लोग ही गंगा स्नान कर सकते हैं और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक अभी भी बरकरार है। गंगा सभा, संत समाज और व्यापारियों में नाराजगी के बाद जिलाधिकारी श्री रविशंकर ने देर रात स्थानीय लोगों को स्नान करने की इजाजत दी। वहीं इस दौरान घाटों पर पुलिस मौजूद रही और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी हुआ। तो आज गंगा स्नान है। आपको बता दूं कि कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में लाखों की संख्या में हर साल लोग पहुंचते थे गंगा स्नान के लिए, लेकिन कोरोना काल की वजह से मनाही है, इसलिए बहुत ही कम लोग दिखाई दिए हैं। जो स्थानीय लोग हैं सिर्फ वही पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर घाटों पर स्नान हुआ, लेकिन यहां पर कम संख्या में लोग नजर आए हैं। स्थानीय लोगों को स्नान की इजाजत मिली क्योंकि नाराजगी स्थानीय लोगों में थी, संतों में थी, लेकिन बाहरी लोगों के स्नान पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई और पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। हरिद्वार से मेरे सहयोगी नरेश तोमर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, आज कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान है। हर साल हम देखते थे कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते थे गंगा स्नान के लिए, लेकिन इस बार गंगा घाट सूने पड़े हैं। जी काजल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हर साल जो है कई लाख श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते थे। आस्था का एक महाकेंद्र है हरिद्वार। हर की पौड़ी पर लगातार जो श्रद्धालु स्नान करते थे उससे सदी का जो साल का आखिरी स्नान माना जाता था। और आज बार देखिएगा कोरोना के चलते जो है ये भी साल का आखिरी स्नान है, लेकिन इस बार हर की पौड़ी सहित अन्य जो घाट है वो सूने पड़े हैं। हालांकि स्थानीय जो लोग हैं और व्यापारियों की नाराजगी के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार ने जो है स्थानीय लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ स्नान करने की इजाजत दे दी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर हो चुकी है तो लगातार जो काफी लोग हैं भारी संख्या में जो है स्थानीय निवासी के साथ कुछ भारी लोग भी स्नान करते हुए हालांकि नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की संजीदगी के चलते स्नान सबको संपन्न कराया जा रहा है और लोगों से लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से कहा जा रहा है कि उचित दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क अवश्य पहने। जी
बिल्कुल नरेश, देखा जाए तो हर साल यहाँ पर काफी लोग पहुंचते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के जो गंगा स्नान होता है उस दिन पूरे दिन हर की पैड़ी पर भीड़ लगी रहती है, लेकिन आज जो है मुहूर्त कम समय का था, तो ऐसे में क्या अब भी लोगों का आवागमन वहां पर जारी है या फिर शांति है? निश्चित रूप से आस्था है वहाँ गंगा में लोगों की, और आज के दिन जो स्नान करते हैं उसके काफी जो पाप होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। और आज के दिन गंगा में स्नान करने का खास विशेष महत्व है। इसके साथ ही लोग आज के दिन दान पुण्य जो करते हैं उससे उनके जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं, जो पितृ दोष होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से गंगा के स्नान का जो मुहूर्त के से कुछ लोग को मान्यता है, लेकिन कुछ लोग जो है लगातार गंगा में आगे दिन स्नान कर ही अपने जो पितर हैं उनको तर्पण देते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल नरेश, आप बने रहिए मेरे साथ, जल्द आपका रुख करेंगे। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान, लेकिन घाटों पर लोगों की भीड़ नहीं है क्योंकि कोरोना काल की वजह से फैसला लिया गया कि बाहरी लोगों को स्नान करने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ स्थानीय लोगों को ही स्नान की इजाजत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी कांग्रेस नेताओं ने अब खुलकर हरीश रावत का समर्थन किया। वहीं विधायकों के समर्थन के बाद अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय गुट को बड़ा झटका लगा है। रावत को ही अलग मुख्यमंत्री बनने के समर्थकों के ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और उनके समर्थक एक तरह से असहज हो गए हैं। वहीं रावत के करीबी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, हरीश थामी, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने विरोधी गुट के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि ये लोग अब अगला चुनाव हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ेंगे और रावत को अगला सीएम बनाने की तैयारी करेंगे। इसके साथ ही अंदाजा भी लगाया गया है कि कांग्रेस दिनों दिन खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हरीश रावत को अपना वरिष्ठ नेता तो माना, साथ ही प्रीतम सिंह का सपोर्ट करते नजर आए और स्पष्ट कर दिया जो भी फैसले होंगे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। तो कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ रही है। इंदिरा हृदय को बड़ा झटका लगा है क्योंकि कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो हरीश रावत को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और देहरादून से मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हरीश रावत के सपोर्ट में कई दिग्गज नेता आ गए हैं उत्तराखंड में, लेकिन ये कहना भी लाजमी हो जाता है कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस है उसमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जितेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो जितेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है देहरादून से, हरीश रावत के सपोर्ट में कई बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के सामने आए हैं। कांग्रेस की गुटबाजी और खेमों में बढ़ती हुई कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई भी गुटबाजी या फूट नहीं है, लेकिन इसमें साफ तौर पर ये चीजें नजर आ रही हैं। हरीश रावत हमारे नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है, किसी को क्यों गलतफहमी है कि उनका नेतृत्व नहीं होगा? भाई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने प्रीतम सिंह जी को अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो अध्यक्ष जी की टीम में सब लोग जितने हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान के पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़े हुए लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, सारे ही लोग जो है वो एक टीम के रूप में काम करते हैं। लेकिन टीम के कप्तान तो प्रीतम सिंह है और उनको सोनिया जी ने बनाया हुआ। अगर कोई ऐसी बात कह रहा है कि मैं समझता हूं कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं उन लोगों को शक नहीं होना चाहिए। भाई, हरीश रावत जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनको छोड़ने की हिमाकत तो। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि जनता ने फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। साथ ही प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि 2022 में बीजेपी 60 से 62 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने सरकार और संगठन के बीच काम को लेकर काफी खुशी जाहिर की। इस बीच प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने जानकारी दी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक रहेगा और इन 3 दिन में जेपी नड्डा 14 बैठकें करेंगे। तो साथ ही जेपी नड्डा हरिद्वार में संतों के साथ मुलाकात भी करेंगे। तो बता दूं कि देहरादून में प्रदेश प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2022 के चुनाव में जीत का दावा किया है। साथ ही कहा है कि बीजेपी 60 से 62 सीट लाकर एक बार फिर से सरकार बनाएगी। तो वहीं उन्होंने ये कहा है कि जेपी नड्डा दौरे पर आ रहे हैं, इसकी भी जानकारी दी और कहा है कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी भारी बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है।
तो देहरादून में प्रदेश प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि 2022 के चुनाव में आखिर किस तरह से बीजेपी खुद को देखती है, तो फिर इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी 60 से 62 सीट लाकर एक बार फिर से सत्ता काबिज करेगी। वहीं जेपी नड्डा 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी दी है यहां पर प्रदेश प्रभारी ने। तो 2022 में जीत का दावा करती हुई यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। वहीं उनका कहना है कि हम जनता के मन को टटोल चुके हैं, जनता मन बना चुकी है कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी को चुना जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार जनता के हित में काम करती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड का विकास बीजेपी ही कर सकती है और लगातार बीजेपी उत्तराखंड का विकास कर भी रही है। आपको बता दूं कि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरती है और कांग्रेस ये दावा करती है कि अगले 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस एक बार फिर से उभरती हुई नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के डीजीपी अनिल रतूड़ी रिटायर हो रहे हैं। वहीं डीजीपी के रिटायरमेंट के चलते उत्तराखंड की पुलिस लाइन में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। अनिल रतूड़ी 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं और अनिल रतूड़ी की रिटायरमेंट के बाद अब अशोक कुमार उत्तराखंड के 11वें डीजीपी होंगे। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक शाम करीब 5:30 बजे नए डीजीपी अशोक कुमार पुलिस पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद वो 6 बजे के आसपास स्थानीय मीडिया से रूबरू होंगे। अशोक कुमार 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वर्तमान में वो डीजी कानून व्यवस्था के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। तो डीजीपी अनिल रतूड़ी का विदाई कार्यक्रम रखा गया, पुलिस लाइन में प्रोग्राम हुआ है और अशोक कुमार अब नए डीजीपी होंगे। देहरादून से मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पुलिस लाइन में पूरा जो कार्यक्रम रखा गया है, अशोक कुमार को नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, नए वो डीजीपी होंगे क्योंकि अनिल रतूड़ी जी रिटायर हो रहे हैं। जी, आज सुबह जो हमारे अब निवर्तमान डीजीपी हम उन्हें कह सकते हैं क्योंकि उनका विदाई समारोह हो चुका है, तो एक अच्छा कार्यकाल उनका रहा। उत्तराखंड में राजनीति उठक पटक के बावजूद उन्हें कई मोर्चों पर बड़ा कार्यकाल रहा है। लाइन में एक भव्य समारोह का विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे और वर्तमान डीजीपी जो शाम को अपना पदभार संभालेंगे अशोक कुमार जी, वो भी मौजूद रहे। तो एक खासा उत्साह भी पुलिसकर्मियों के बीच में था कि उनके एक ऐसे डीजीपी जो बड़े सामान्य से नेचर के थे और हमेशा हर संभव अपने विभाग के हों चाहे किसी भी आम जनमानस की सेवा में हों, सुलभ उनकी सुलभता रहती थी, हर किसी से मिलना जुलना उनका रहता था। तो ऐसे में सभी लोग कुछ भावुक भी दिखे डीजीपी की विदाई समारोह में, तो खुशी का भी माहौल था। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर देखा जाए तो अशोक कुमार के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। हालांकि अभी भी वो तमाम तरीके की सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आगे कितनी जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है और कितनी चुनौतियां आगे उन्हें देखने के लिए मिल सकती हैं? जी, स्वाभाविक है, किसी पुलिस परिवार के मुखिया का पदभार वो संभालेंगे तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी। हालांकि इससे पहले वो लॉ एंड ऑर्डर की सारी व्यवस्थाएं वही देख रहे थे, तो उत्तराखंड कैडर के ही हैं और काफी लंबे समय से उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे हैं। हर क्षेत्र से वो ताल्लुकात रखते हैं, रूबरू हैं, हर स्थितियों को जानते समझते हैं और एक तेज तरार अफसर है। तो काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं, जैसे मैंने कहा कि वो प्रदेश में दे रहे थे, तो अब तो मुखिया की भूमिका में है, तो अच्छा अनुभव उनका है, तो वो प्रदेश के काम आएगा। और शायद कानून की जो व्यवस्था, वैसे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था में कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ है वो उनके अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि और अधिक सुरक्षित उत्तराखंड अब उनके कार्यकाल में रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देहरादून से तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीजीपी अनिल रतूड़ी का विदाई कार्यक्रम सुबह ही हो चुका है और पुलिस लाइन में पूरा कार्यक्रम हुआ है। काफ़ी खुशी का माहौल था और अशोक कुमार नए डीजीपी बनाए गए हैं। रुद्रपुर में सेना के एक जवान के साथ जहर खुरानी का मामला सामने आया है। पीड़ित जवान दिल्ली के आनंद विहार से बस के रास्ते ड्यूटी पर लौट रहा था। वहीं जवान को रुद्रपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक
पीड़ित छुट्टी बीतने के बाद ड्यूटी पर जा रहा था। वहीं आर्मी के जवान को रुद्रपुर बस अड्डे में बेसुध पड़ा देख यात्रियों ने वारदात की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर जवान की हालत स्थिर बनी हुई है। जवान के यूनिट बनबसा को मामले की जानकारी दी गई। वहीं जहर खुरानी गिरोह ने जवान का बैग, मोबाइल और नकदी उड़ा ली है। पीड़ित जवान का नाम प्रशांत बहेर है, जो उड़ीसा से दिल्ली फ्लाइट से पहुंचा था, जिसके बाद प्रशांत आनंद विहार बस अड्डे से बस में बैठकर रुद्रपुर के लिए रवाना हुआ। शनिवार देर रात किसी अनजान शख्स ने उसे चाय पिलाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। वहीं देर रात बस कंडक्टर ने जवान को रुद्रपुर बस अड्डे पर उतार दिया। बेहोशी की हालत में पड़े शख्स को देख यात्रियों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जवान को अस्पताल में भर्ती कराया है। इसका नाम प्रशांत है और ये 30 साल की उम्र का है और अभी इसकी तैनाती वर्तमान में बनबसा में है और इनके यूनिट से भी बात हो चुकी है। कल रात को रोडवेज स्टेशन में था और 108 वाली सुबह स्कूल आई थी करीबन 8:25 बजे सुबह के। उसका सारा ट्रीटमेंट करके इसको भर्ती कर दिया है और पुलिस को भी बता दिया है। मरीज़ थोड़ा सेमी कॉन्शियस की अवस्था में है और थोड़ा बात करने में पता लगा कि किसी ने रात को बस में इसको चाय पिला दी थी जब ये दिल्ली से आ रहा था। तो रुद्रपुर का ये पूरा मामला है। सैनिक का सामान लेकर आरोपी फरार हो गए हैं। दरअसल जहर खुरानी का ये पूरा मामला सामने आया है। सेना के जवान के साथ ये जहर खुरानी की गई है। चाय में कुछ ऐसा मिलाकर उसे पिलाया गया जिससे वो बेहोश हो गया। दिल्ली से ड्यूटी पर लौट रहा था जवान, तभी रास्ते में उसके साथ ये हुआ, जिसके बाद उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। रुड़की के गंगनहर पटरी पर तारकोल की सड़क से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर आधुनिक हॉट मिक्स प्लांट रुड़की के मेहवड़ गांव में लगाया गया। वहीं इसके आसपास रहने वाले ग्रामीणों का प्रदूषण से बुरा हाल है। साथ ही ग्रामीणों की फसलों पर भी इसका असर पड़ने लगा है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार ठेकेदार से शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद लोगों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। अब इस पूरे मामले में रुड़की तहसीलदार नंदन सिंह ने कहा है कि मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा। अगर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो रुड़की का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रदूषण से गांव वालों का बुरा हाल हो गया है। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप जो लोग हैं लगा रहे हैं, उनका कहना है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। फिलहाल तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन कार्रवाई कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। तो रुड़की में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें कई तरह की ऐसी मशीनें हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रहा है और इसकी वजह से गांव वाले काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी फसलों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहाँ पड़ रहे हैं बाजेड़ी और मेवड़ कला, यहाँ पे धुआं से दिक्कत हो रही है। खेतों में भी धुआं जा रहा है, फसल बेकार हो रही है और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं इससे। ये धुआं से पहनने से नुकसान हो रहा है। लगातार चल रहा है ये तो कई दिन जब से प्लांट लगा यहाँ पे जब से चल रहा है धुआं। हॉटमिक्स प्लांट जो लगा गया उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पोल्यूशन के चलते वहाँ आसपास की फसलें भी खराब हुई हैं। इस पर किस तरह तो इस पे अगर ऐसा पाया जाता है कि जो काम वहाँ हो रहा है वो इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस के अंतर्गत नहीं हो रहा है और गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है तो उस व्यक्ति पे कार्रवाई होगी। ये जांच का विषय है। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। देव दिवाली के मौके पर गंगा के 84 घाटों पर लगभग 15 लाख दीप जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्रूज पर बैठकर गंगा घाटों की दिव्य छटा का आनंद लेंगे। पीएम मोदी राजघाट से रविदास घाट तक जल मार्ग से जाएंगे। इस दौरान वो कुछ समय के लिए रुककर शेत सिंह घाट पर लेजर शो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद पीएम मोदी पहली बार 9 महीने के बाद काशी आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा तालाब इंडिया 6 लेन के उद्घाटन, देव दिवाली महोत्सव समेत कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और देखिए आप किस तरह से पीएम मोदी के वेलकम के लिए तैयारियां की हुई हैं। वाराणसी जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देव दिवाली पर काशी में भव्य कार्यक्रम है, 15 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। तो ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। इसके साथ साथ कई कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। तमाम लेजर शो के कार्यक्रम हैं और पहला दिया यहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जलाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जैसा आप सब जानते हैं कि वाराणसी का सतत उनका जो लगाव है, वाराणसी से सतत जुड़े रहते हैं, उसी निमित्त वो 30 तारीख को देव दीपावली के पावन पर्व पर काशी उनका आगमन। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। देव दीपावली के पावन पर्व पर यहां पर पहुंचेंगे और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था इस समय हम घाट पर मौजूद है। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर गंगा के उस पार जो भीड़ दिखाई दे रहा है वहीं पर उतरेगा। वहां से नाव के क्रूज में सवार होकर के प्रधानमंत्री यहाँ पर भैंसासुर घाट पर पहुँचेंगे। 5:20 पर जो योग मिल रहा है, पंच योग मिल रहा है, उस पर जाकर के दीप जलाएंगे। दीप जलाकर शुरुआत करेंगे और यहीं से भैंसासुर घाट से होते हुए गंगा में से होते हुए करीब 12 किलोमीटर का सफर तय करके वाराणसी में तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। जिस तरीके से ललिता घाट पर लेजर लाइट का सारी चीज़ों का व्यवस्था की गई है उसका अवलोकन करेंगे। आप देख सकते हैं घाटों पे चहल पहल तो अभी दिखाई दे रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है पूरी तरीके से। आप देख रहे हैं स्टीमर किस तरीके से यहाँ पे चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए को लेकर के NDRF के जवान लगातार गंगा में विहार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी ना होने पाए। हालांकि प्रधानमंत्री यहीं से दीप जला करके शुरुआत करेंगे। आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे और वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करेंगे, सारनाथ में साउंड लाइटिंग सिस्टम को देखेंगे और वहां से होकर के वो सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वाराणसी से लोकेश पांडे, प्राइम न्यूज। क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। देव दिवाली पर काशी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15 लाख दिए से जो घाट हैं 84 घाट वो जगमगाते हुए नजर आएंगे। क्रूज से गंगा घाटों का भ्रमण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी भव्य तैयारियां यहाँ की होंगी। हमने देखा है कि इससे पहले अयोध्या में जिस तरह से दीपोत्सव हुआ था उसमें भव्य तैयारियां की हुई थी और आज काशी में ये भव्य दीपोत्सव इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि दीप यहां पर जलाए जाएंगे और पहला दीप यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जलाएंगे। देव दिवाली के मौके पर 15 लाख से ज्यादा दिए यहां पर जलाए जाने हैं। तो लेजर शो के साथ तमाम काशी में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसका जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या जिले के थाना मवई क्षेत्र पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक युवक पुलिस की वर्दी पहनकर थाना मवई के बाबा चौकी में पहुंचकर एक मुकदमे की विवेचना करने लगा। यहां एक परिवार ने अपनी बेटी को लेकर ससुरालजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। फर्जी दारोगा के द्वारा पूछताछ करने पर परिवार को संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके से युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या का एक पूरा मामला जहां पर फर्जी दारोगा अरेस्ट किया गया है, वर्दी पहनकर अपना रौब जमा रहा था। परिवार को जब शक हुआ तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अयोध्या के मवई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मवई थाने में ये दारोगा बनकर विवेचना कर रहा था और जब परिवार पहुंचा तो परिवार को कुछ शक हुआ, संदेह हुआ तो परिवार ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की गई तो पता चला कि फर्जी दारोगा है, वर्दी पहनकर अपना रौब जमा रहा था जिसके बाद पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।